चलिए साथियों, नमस्कार। यूपी जीके की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सारी क्लासेस आप लोग देख सकें। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को बताना है अपने आंसर। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है और चीज़ों को नोट भी करते चलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आप सभी को बताना है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। नोट करेंगे, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। एक कविता भी आपने सुनी होगी, छाप तिलक सब छीन लीनो। किसने लिखा है? तो ये कविता लिखा अमीर खुसरो ने। नोट करेंगे, छाप तिलक सब छीन लीनो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई यह कविता है और अवधि में लिखी गई, यानी कि अवधि खड़ी बोली में यह कविता लिखी गई है। तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आप सभी को बताना है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। नोट करेंगे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसे 1909 में, नोट करेंगे, जिसे 1909 से 1913 के बीच में लिखा गया है और राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है यह प्रिय प्रवास। और इसे किसने लिखा? हरि अवध ने। नोट करेंगे, हरि अवध ने इसे लिखा है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी को बताना है ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, तापमान का मात्रक होता है केल्विन हो गया, आपका फ़ारेनहाइट हो गया, सब तापमान को केल्विन और फ़ारेनहाइट से मापा जाता है और डिग्री सेल्सियस से भी मापा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे लग गया ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा जो होती है कई रूप में होती है, तो यह ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा जूल। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा है, तो उसी ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा जूल। डी इज राइट आंसर। आप लोग फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस गलत हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आप सभी को बताना है। तो G20 की जो बैठक अपने भारत में की गई है, इसकी अध्यक्षता भारत ने किया है 2023 में। ठीक, और नोट करेंगे, राज्य के उच्च शिक्षा विभाग, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने तुलिका रानी, नोट करेंगे, तुलिका रानी को G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। और तुलिका रानी जो है भारतीय वायुसेना की पूर्व अधिकारी भी रह चुकी हैं। नोट करेंगे, तुलिका रानी जो है भारतीय वायुसेना की पूर्व अधिकारी भी रह चुकी हैं और इन्हें राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बल वस्तु पर कार्य कर रहे होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं तो वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल क्या हो जाता है? देखिए, जब कोई, मान लो यह कोई वस्तु है और इस पर विपरीत दिशा में दो समान बल लग रहे हैं, यहाँ से भी एक बल लग रहा है और यहाँ से भी एक बल लग रहा है। ठीक है, दो समान बल, यानी कि मान लो यह 2 न्यूटन बल है और यह भी 2 न्यूटन बल है, सेम बल लग रहे हैं दोनों साइड से, तो वस्तु पर, यानी कि वस्तु पर जो बल लगेगा वो कितना होगा? तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से समान बल लग रहा है। तो इसका सी इज राइट आंसर। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, 200 वाट का एक विद्युत बल्ब है जो कि प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा की गणना करें। देखिए, आपके घरों में बल्ब यूज़ किए जाते होंगे, हो सकता है आपके घर में 100 वाट का बल्ब यूज़ किया जाता हो या फिर 10 वाट का बल्ब यूज़ किया जाता हो। तो आप इस फार्मूले के जरिए से आप अपने घर में पूरे सप्ताह भर की या फिर पूरे महीने भर की आप कंज्यूम की गई उस बल्ब द्वारा ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। देखिए, 200 वाट का बल्ब है, ठीक, प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, कितना हो जाएगा? 1000 वाट, यानी कि बिजली खर्च हो रही सिर्फ बल्ब से, यानी कि 200 वाट के बल्ब से 1000 वाट प्रतिदिन बिजली कंज्यूम हो रही है। ठीक, और यहाँ पे बात किया एक सप्ताह की, तो 7 को और गुणा कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 7000 वाट। 7000 वाट जो है बिजली कंज्यूम हो रही है इस बल्ब के द्वारा। ठीक, और क्वेश्चन में पूछा है कि सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा की गणना करें, तो 7000 वाट होगा, यानी कि 7 इकाई, इसको 7 किलो वाट लिख सकते हैं। ठीक, 7000 वाट बराबर इसको लिख सकते हैं 7 किलो वाट, तो 7 इकाई। ठीक, सी इज राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोग ऊर्जा को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? उसका राइट आंसर ताजमहल। ताजमहल को 1983 में, नोट करेंगे, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और ताजमहल किसने बनवाया है? तो ताजमहल बनवाया है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। और ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना। ठीक, यमुना नदी के किनारे ताजमहल बना है। आप लोग नोट करेंगे, यमुना नदी के किनारे ताजमहल बना है और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी से महज कुछ ही दूर यमुनोत्री जगह से निकलती है यमुना नदी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किसके संविधान से लिया गया है? देखिए, हमारे संविधान को बनाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे देश के संविधानों से भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी की गई हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती, नोट करेंगे, समवर्ती सूची के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देना। ठीक, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देना।
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार, नोट करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, रूस से क्या लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित करना, आपको बता दें, जर्मनी से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं समवर्ती सूची, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है व्यापार की स्वतंत्रता। इस प्रकार से आप सारी चीज़ें नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स परस्पेक्टिव शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है या फिर लेखिका कौन है? तो इसके लेखक है मीरा कुमार, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार इसके लेखक हैं। और ये 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। ठीक, मीरा कुमार जो हैं 5 बार सांसद रह चुके हैं और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं मीरा कुमार, जो कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। तो ए इज ए राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जो कि 3 या 4 वर्षों तक पड़ी रहती थी उसे क्या कहा जाता था? तो सबसे पहले देख लेते हैं परती। देखिए, परती वह भूमि को कहा जाता था जो कि 2 या 2 से अधिक वर्षों तक, नोट करेंगे, 2 या 2 से अधिक वर्षों तक इसे छोड़ दिया जाता था उपजाऊ रहने के लिए, तो उसे परती भूमि कहा जाता था। और ये चूंकि पोलर नहीं है, पोजल है। ठीक, नोट करेंगे, पोजल है। ठीक, पोजल को वह भूमि कहा जाता था जो कि हमेशा उपजाऊ रहती थी, हमेशा इसमें कृषि की जाती थी, उसे पोजल कहा जाता था। चाचर किसे कहा जाता था? चाचर 3 या 3 से अधिक वर्ष तक, 3 या 3 से अधिक वर्षों तक इसे उपजाऊ बनाने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसे चाचर कहा जाता था। बंजर किसे कहा जाता था? तो नोट करेंगे, बंजर 5 या 5 वर्ष से अधिक, 5 या 5 वर्षों से अधिक समय तक इसे उपजाऊ बनाने के लिए छोड़ दिया जाता था, इसे बंजर कहा जाता था। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा चाचर, क्योंकि इसमें 3 या 3 से अधिक वर्षों तक इसे उपजाऊ बनाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक, तो सी है राइट आंसर, चाचर। बाकी आप सोचिए, आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं सिंधु की सहायक नदियाँ। ठीक, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं नुब्रा और हुंजा। हुंजा जो है पाकिस्तान के हुंजा घाटी से निकलती है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु जो है एक एशिया की यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई आप लोग नोट करेंगे 3200 किलोमीटर है। ठीक, सिंधु नदी की 3200 लंबाई किलोमीटर है और यह चीन, पाकिस्तान, भारत में बहती है। ठीक, तो सी है राइट आंसर। हुंजा और नुब्रा जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई जहाज ताजे जल से समुद्री जल में चला जाए तो वह क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे एक बल कार्य करता है जिसका नाम है उत्प्लावक। ठीक, जिसमें क्या होता है कि जो जहाज है यदि ताजे जल से यानी कि नॉर्मल पानी से या समुद्री जल में जाता है तो जहाज जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है काफ़ी ज़्यादा सघन होता है। ठीक, जिसकी वजह से जहाज जो थोड़ा सा उसमें ऊपर उठ के बहेगा। ठीक, तो सी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान अंग्रेजों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो देखिए अंग्रेजों द्वारा कौन कौन से बागान स्थापित किए गए हैं? तो श्रीलंका और भारत में चाय बागान, बिल्कुल श्रीलंका और भारत में चाय बागान स्थापित किए गए थे। मलेशिया में रबर बागान, बिल्कुल यह भी सही है। वेस्ट इंडीज में गन्ना और केले का बागान, ये गन्ना है चूंकि, ठीक, वेस्ट इंडीज में गन्ना और केले के बागान स्थापित किए गए थे। तो पश्चिम अफ्रीका में कॉफ़ी बागान, यह स्थापित नहीं किया गया था। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा पश्चिम अफ्रीका में कॉफ़ी बागान स्थापित नहीं किया गया था। ठीक, और सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। नोट करेंगे, सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है। और नोट करेंगे उत्तर प्रदेश किस किस में सबसे आगे है? तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। गेहूं का उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जनसंख्या की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न यानी कि संबंध में विभिन्न स्तरों पर मीडिया अंतर क्रियात्मक अनुभूत होती है। तो इसका राइट आंसर है टेक्नो सामाजिक। नोट करेंगे, विभिन्न टेक्नो सामाजिक संबंध में विभिन्न स्तरों पर मीडिया अंतर क्रियात्मकता अनुभूत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले नोट करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सितंबर, नोट करेंगे 29 सितंबर 1942 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। जिसमें आप लोग को बता देंगे मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली, ये तीनों जो हैं एक क्रांतिकारी हैं, जो कि अरुणा आसफ अली एक शिक्षिका भी रही, राजनीतिक शिक्षिका भी हैं। और शांति घोष जो ये संबंधित नहीं है। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन से शांति घोष संबंधित नहीं है, तो डी है राइट आंसर। बाकी आपको बता दें मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और भारत छोड़ो आंदोलन के आप लोग डेट भी नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्थैतिक ऊर्जा होती है?
स्थैतिक ऊर्जा का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी ऊर्जा जो कि स्टोर हो, ठीक। तो बांध का पानी देखा जाए तो यह भी एक स्थैतिक ऊर्जा को एग्जाम्पल है। अगर हम बांध की पानी को ओपन करेंगे यानी कि खोलेंगे तो एक ऊर्जा के साथ फ्लो होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बाकी उड़ता हुआ वायुयान यह गतिज ऊर्जा है, गिरता हुआ वायुयान यह भी गतिज ऊर्जा है, दौड़ता हुआ धावक यह भी एक गतिक ऊर्जा है। तो राइट आंसर ए, बांध का पानी जो है एक स्थैतिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम कोई पानी को बाल्टी में भरकर उसको छत में ले जाएं और छत से नीचे गिराएं, तो जिस ऊर्जा के साथ वह पानी नीचे गिरेगा यानी कि एक ऊर्जा स्टोर होती है, जब हम उसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो वह एक स्थैतिक ऊर्जा स्टोर हो जाती है, ठीक। और उसी फ्लो में वह पानी जो है छत से नीचे गिरता है। तो ए इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लगातार तीसरी बार आईसीजेएस प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दर में शीर्ष पर रहा है? तो आपका ये उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसका फुल फॉर्म लोग नोट करेंगे, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है 3 सालों से शीर्ष पर रहा है, ठीक। तो बी इज राइट आंसर, यानी कि सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ पर होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण नालिका इनमें से किस उपकरण का अभिन्न अंग है? तो यह टेलीविजन के हैं। कैथोड किरण जो है ये टेलीविजन के अभिन्न एक अंग है। ए ये राइट आंसर, इसमें यूज किया जाता है, ना कि रेडियो, वातानुकूलन, माइक्रोवेव, इसमें यूज नहीं किया जाता। तो कैथोड किरणों का उपयोग किया जाता है टेलीविजन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो देखा जाए अदिश राशि समय भी है, तापमान भी है, दूरी भी है। वेग जो कि सदिश राशि, नोट करेंगे वेग एक सदिश राशि, चूंकि क्वेश्चन में गलत हो गया है तो नोट करेंगे वेग जो है सदिश राशि है, और दूरी हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, ये अदिश राशि है, ठीक। तो अदिश राशि किसको कहा जाता है? जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश राशि उन्हें कहा जाता है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश में, और अदिश में होते हैं सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो वेग जो हो गया आपका सदिश हो गया, दूरी, तापमान और आपका समय ये हो जाएगा अदिश राशि, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण को उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि कुछ इस प्रकार से फ्लो होती है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। और दिष्ट धारा कुछ इस प्रकार से फ्लो होती है, डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी करंट बोला जाता है, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट आप लोग समझेंगे, एसी करंट जो कि आपके घरों में आती है। डीसी करंट होती है जो कि हमें चार्जेबल होती है, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हमारा डीसी करंट से चार्ज होता है, ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट होती है जो कि आपके घरों में आती है। डीसी करंट वो होती है, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जो कि ट्रेन जब आप फोन चार्ज करते हैं वहाँ पे डीसी करंट फ्लो होती है। इसका राइट आंसर दिष्टकारी, जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है, वह कहलाता है दिष्टकारी, ठीक। यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कौन करता है? दिष्टकारी करता है, इसको हिंदी में दिष्टकारी बोला जाएगा, ठीक। तो बी इज ए राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो ये होगा जस्ता सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, ठीक। डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकायुक्त चयन के लिए समिति का हिस्सा नहीं है? तो लोकायुक्त चयन के लिए निचले स्तर के सभापति ये भी होते हैं, विपक्ष के नेता भी जरूरी हैं, और मुख्यमंत्री भी जरूरी हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। लोकायुक्त को चयन करने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। और कमेंट्स में अभी आपको बताना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हमारे देश के कौन है, ठीक। डी.वाई. चंद्रचूड़, मैं ही बता दे रहा हूँ, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहली बार किस विषय पर चर्चा करेगी? चूंकि ये पुराना क्वेश्चन है, ये कर चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पर कर चुकी है, ठीक। AI पर यह चर्चा कर चुकी है जुलाई 2023 में, नोट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहली बार AI पर चर्चा करी है, कब? जुलाई 2023 में। डी इज राइट आंसर, चूंकि थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की परितः एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान है, हम सभी को पता है। उसे एक बल द्वारा कार्य किया जाता है। इस प्रकार बल जो है पृथ्वी पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कोई उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक। तो इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा। देखिए पृथ्वी तो हमारी सूर्य का चक्कर लगा रही एक वृत्ताकार गतिमान है। अब उसमें कोई अगर एक बल लग रहा है तो उसमें पृथ्वी पर कोई इस प्रकार से जो बल लग रहा है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये बल कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक। जैसे कि हमने बताया था अभी आपको, यहाँ से कोई वस्तु है, समान बल अगर यहाँ से लग रहे हैं, सेम बल अगर दोनों साइड से लग रहे हैं तो किया गया कार्य शून्य होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य ने देश में हाथी परियोजना शुरू की है? तो ये किया दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हाथी परियोजना शुरू किया है, तो ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, नोट करेंगे, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मंडला यानी कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अभी हमने देखा था अबुल हसन। अबुल हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। और अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई कविता छाप तिलक सब छीन लो जो कि खड़ी बोली और अवधी बोली में है, तो इसका राइट आंसर अबुल हसन। यहाँ पे हमने लगभग 30 MCQ, चूँकि तीसरा भी यही क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन। यहाँ पे हमने लगभग 30 मोस्ट MCQs करवाए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इनके पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, नोट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।